हेलो एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे और आप सभी का वेलकम करता हूं मैं बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के सेशन में। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2026 जल्द ही कंडक्ट होने वाले हैं और इसके लिए आप सभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो असर्शन और रीजन से रिलेटेड पूछे जाते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो आप सभी भी रेडी रहिए जिससे कि आप ये जान सकें कि किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे क्लास 10th का जो साइंस का कोर्स स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से है, जहां पर केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ल्ड ऑफ लिविंग से 25, नेचुरल फिनोमिना से 12, इफेक्ट ऑफ करंट से 13, नेचुरल रिसोर्सेज से 5। तो आपको इस बार रिटर्न में अपने 80 आउट ऑफ 80 बनाने हैं। ये कैसे बनेगा? जब आप काफी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करोगे और उसका रिवीजन करते जाओगे। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले अपने असर्शन एंड रीजन से शुरुआत करेंगे। असर्शन को ए से डिनोट करते हैं, रीजन को आर से। सबसे पहले आपको एग्जाम में जो एग्जामिनेशन पेपर होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। यहां पर दिया गया है कि आंसर दीज क्वेश्चन सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। पहला ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड फोर्थ इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसको आप याद कर लीजिए। अब मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चन देता जाऊंगा और इन क्वेश्चंस के आंसर को भी हम कवर करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज द assertion is fresh milk in which baking soda is added takes a longer time to sets as curd. रीजन दिया है बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द एंथैल्पी वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। अगर आप एंथैल्पी वैल्यू को देखोगे, ठीक है, तो ये आपकी 1 से लेकर 14 तक जाती ही है। और यहां पर कहा गया है कि अगर आपके पास फ्रेश मिल्क है, ठीक है, जिसमें आप बेकिंग सोडा को ऐड कर देते हो तो वो जमने में, ठीक है, दही जमने में जो है काफी लंबा समय लगाता है। और इसका रीजन इसलिए दिया है क्योंकि बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द एंथैल्पी वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क। चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, पहला आपका असर्शन अगर आप देखोगे तो इसमें वो सही बैठेगा, लेकिन जो रीजन है वो गलत है। रीजन क्यों गलत है? बेकिंग सोडा जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला NaHCO थ्राइस होता है, विच इज इन द बेसिक इन नेचर, सो इट इंक्रीजेस द एंथैल्पी ऑफ मिल्क। बेसिक नेचर होने के कारण ये फ्रेश मिल्क की एंथैल्पी को इंक्रीज करेगा, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया था, वो डिक्रीज करेगा। तो इसलिए हमने रीजन को कट कर दिया है। मेकिंग इट लेस एसिडिक, कर्ड फॉर्मेशन नीड्स एसिडिटी, हेंस इट टेक्स लॉन्गर। ठीक है, दही के जमने में जो है आपकी दही तो एसिड होती है तो उसको जमने में काफी लंबा समय लगता है। द रीजन इज इनकरेक्ट बिकॉज एंथैल्पी डज नॉट डिक्रीज। बेकिंग सोडा के बारे में बात करें सो ये क्या है, एक बेस है, ठीक है, बेसिक इन नेचर है, जिसकी एंथैल्पी 8.1 है या फिर उससे ज्यादा है, जिससे कि इसको ये आपका एल्कलाइन बनाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। असर्शन दिया है डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का। रीजन दिया गया है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। तो पहला असर्शन आप काफी ध्यान से पढ़िए, डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप इससे देखोगे तो पहला तो आपका गलत है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक नहीं बल्कि आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। कंपोजिटिंग रिलीजेस हीट, ये हीट को रिलीज करेगी, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना कि एंडोथर्मिक। द रीजन करेक्टली डिफाइंड अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। रीजन में क्या दिया गया था, डीकंपोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट, यानी कि कॉम्प्लेक्स से वो आपका सिंपल प्रोडक्ट बनाता है। यहां पर आप डीकंपोजिशन रिएक्शन देख पा रहे हो, रिएक्टेंट यहां पर ए बी लिया है, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इसका प्रोडक्ट है, और जब आपने इसका रिएक्शन करवाया तो ये आपका बट गया, यानी कि डिवाइड हो गया।
So a decomposition reaction is a chemical change where a single complex compound breaks down into two or more simpler substances, जिसको यहां पर आपका दिखाया भी गया है. It is the opposite of a combination reaction and is crucial in the many processes and from producing metals to digestion. Common example include heating calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप हीट करते हो, एनर्जी देते हो, हीट करते हो, तो वो CaO और CO2 में आपका कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में डिवाइड हो जाता है. उसी तरीके से यहाँ पर आपका जो पानी है, वाटर है, H2O है, उसका भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन दिया गया है. तो आप पढ़े रहिए. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए और वो पूछा जाए कि वो डीकम्पोजिशन है या फिर क्या है. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो या फिर आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. तो ये बात ध्यान में रखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन द ओल्ड जाइलम टिश्यू इन द प्लांट्स. रीजन, रेजिन्स एंड गम फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. तो देखिए यहां पर स्टेटमेंट आपका ये सही है, लेकिन रीजन इसके लिए इसका जो दे रहा है वो गलत है. अब ऐसा क्यों? देखिए, रेजिन्स एंड गम आर स्टोर्ड इन द ओल्ड जाइलम बट डू नॉट हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्ट. ये दोनों ही वाटर ट्रांसपोर्टेशन में मदद नहीं करते हैं. अच्छा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में मदद कौन करता है? सो वाटर ट्रांसपोर्ट इज डन बाय द जाइलम वेसल्स एंड द ट्रैकाइट्स. ट्रैकाइट्स क्या होते हैं? अ टाइप ऑफ वाटर कंडक्टिंग सेल इन द जाइलम विच लैक्स परफोरेशंस इन द सेल वॉल. अगर आप ट्रैकाइट्स को देखेंगे तो ये पाइप स्ट्रक्चर में आपके रहा करते हैं, जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हो. वहीं पर जाइलम की बात कर लेते हैं. तो जाइलम को सबसे पहले आप इस डायग्राम में उसको देख लीजिए. ठीक है, कि कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर्स और उसके पार्ट्स आपके हुआ करते हैं. सो जाइलम इज अ वाइटल वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स दैट प्राइमरली ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल. ठीक है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा और मिनरल्स को उसमें आपका रूट्स में अपवर्ड ले जाकर जहां पर स्टीम्स और लीव्स रहती हैं वहां पर डिसॉल्व आपका करवाता है. एंड इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स लाइक द ट्रैकाइट्स एंड द वेसल एलिमेंट. इट इज अ की पार्ट ऑफ प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्किंग अलोंगसाइड फोलम. ठीक है, फोलम. तो जाइलम फोलम के बारे में आप सभी जाने रहिए. डिफिनीशन भी आपसे पूछ सकता है. जब भी आपके बायो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो डिफिनीशन के साथ यानी कि उसके एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्या करना है, उसका डायग्राम भी बनाना है, तभी आपको कंप्लीट नंबर मिल पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. assertion sky appears blue in daytime. reason white light is composed of 7 colors. देखिए, लाइट से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जो आपका टॉपिक है, चैप्टर है, वहां से ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है. जब भी हम स्काई को देखते हैं तो मेनली हमको क्या दिखती है? वो ब्लू दिखती है. आसमान का रंग भी हमको स्काई ब्लू दिखता है ना. तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है. दोनों तो सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का सही तरीके से रीजन नहीं दे पा रहा है. ऐसा इसलिए है कि स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में आप जानते हो क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं. अगर आप किसी प्रिज्म को लेते हो, उसमें से व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाते हो तो वो 7 कलर्स में डिवाइड होता है. उसी को विब्योर कहते हैं ना. यही आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना है. इसी तरीके से अगर आप पार्टिकल्स देखते हो जो कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हमारे एयर में हैं, तो उन पर जब लाइट इंसिडेंट होती है ना, तो वहां से जो है लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होती है और इस कारण से हमको जो स्काई रहता है वो ब्लू दिखता है. नॉट मेयरली बिकॉज व्हाइट लाइट हैव 7 कलर्स. अब यहाँ पर आप इस इमेज को देखकर काफी कुछ समझ सकते हैं. और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सन हमको जो है रेड क्यों दिखता है, ऑरेंज क्यों दिखता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ऑरेंज क्यों दिखता है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ आपकी ज़्यादा रहती है और जो ब्लू रहता है उसकी वेवलेंथ आपकी काफ़ी कम रहती है. क्यों? इसीलिए वो स्कैटर्ड हो जाता है. इसीलिए वो स्कैटर्ड हो जाता है और स्काई का जो कलर ब्लू है वो हमको दिखता है. वहीं पर हमको सन रेड या फिर रेडिश ऑरेंज दिखा करता है. तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर. देखिए, 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पर. रीजन एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली इविडेंट. तो पहला तो कह दिया गया कि रस्टिंग आयरन जो है एंडोथर्मिक है अपने नेचर में. रीजन कह रहा है कि
as the reaction is slow the release of heat is barely evident। तो देखिए यहाँ पर पहला तो आपका गलत है लेकिन दूसरा सही है। क्यों पहला इसलिए गलत है क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट सिंस इट अकर स्लोली हीट इज नॉट नोटिसिएबल। अगर आप किसी आयरन को खुले हवा में रख देते हैं तो उसमें रस्ट तो आपका लग जाता है, लेकिन वो नोटिसेबल नहीं होता है ना कि आप उसको जाकर देखते रहें, वो धीरे धीरे अपना स्लो प्रोसेस में होता चला जाता है। अब इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक में अगर आप कंपेयर करते हैं तो मेन थीम क्या है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड ना, और इसीलिए जो आपका ये रस्टिंग है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिफिनीशन क्या है एंडोथर्मिक की, रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब हीट, और वहीं पर एक्सोथर्मिक में जो इवॉल्व हीट करती है निकालती है। सराउंडिंग टेम्परेचर एंडोथर्मिक का घटता है यानी कि माइनस में होता है, डिक्रीज होता है, और इसमें एक्सोथर्मिक में जो है आपका वो इंक्रीज में रहता है। और बाकी आप स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, एंडोथर्मिक की लेस होती है, एक्सोथर्मिक की आपकी ज़्यादा होती है। एंथैल्पी चार्ज आपके एंडोथर्मिक में पॉजिटिव होता है क्योंकि वो लेगा ना और ये आपका देगा, इसीलिए ये आपका निगेटिव रहा करता है। तो ये आपको समझना है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। एसर्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू sexual amode। reason, variations provide advantages to individual for survival। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन से आपका रिलेटेड है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और स्टेटमेंट आर रीजन को सही तरीके से डिफाइन आपका करता है। क्वेश्चन देखिए, एसर्शन दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल मोड, यानी कि एसेक्सुअल मोड से ज्यादा, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है काफी आप कह सकते हो कि सर्वाइवल टैक्टिक्स या फिर आप कह सकते हो कि कैपेबिलिटी वो ज्यादा रहा करती है। क्यों? वेरिएशन प्रोवाइड एडवांटेजेस टू इंडिविजुअल फॉर सर्वाइवल। जी हाँ, वेरिएशन अगर आपके अंदर रहेगा तो सर्वाइव आप अच्छे से कर पाएंगे। मान लीजिए आपने सिर्फ मैथ पढ़ा है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपने फिजिक्स पढ़ ली है, बाकी छोड़ दिया है, तो यहाँ पर जो आपका सर्वाइवल रहेगा वो कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। इसीलिए जितनी स्किल आपके पास ज़्यादा रहें तो उतना अच्छा है। यानी कि जब वैरायटी हमारे पास रहेगी तो जो हमारे जीन में ट्रेड्स भी आपके ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशंस विच हेल्प ऑर्गेनिजम्स एडाप्ट एंड सर्वाइव बेटर। ठीक है, तो वो अच्छे तरीके से एडाप्ट कर सकती हैं और आपकी सर्वाइव कर पाएंगी। यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा टाइप्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन कैन अकर बोथ विद इन एंड बिटवीन स्पीसीज, जिसको आप देख पा रहे हो, स्पीसीज ए, स्पीसीज बी और स्पीसीज सी आपका दिया गया है। अच्छा, हाउ वेरिएशन हेल्प सर्वाइवल, वेरिएशन सर्वाइवल को हेल्प कैसे करेगा? सबसे पहला एडाप्टेशन, व्हेन एनवायरनमेंट चेंज, न्यू प्रीडेटर्स, क्लाइमेट शिफ्ट, diseases, varied traits increase the odds that some individual will possess features that help them cope, ensuring the species continue। disease resistance आपके अंदर रहेगा, elimination of harmful mutations रहेंगे और evolutionary engine आपके रहेंगे। तो इसीलिए जो आपका एडाप्टेशन है, डिसीज रेजिस्टेंस है, उससे आप अपने आप को बचा पाओगे। तो एसेक्सुअल मोड से अच्छा है कि आप जो है वैरायटी ऑफ मोड्स में रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, a compass needle is placed near a current carrying wire ना, अब जो है एक करंट है वहां पर आप जो है नीडल को रख देते हैं। the deflection of the compass needle decreases when the magnitude of the current in the wire is increased। reason, the strength of a magnetic field at a point near the conductor increases on increasing the current। कभी भी जब इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाएं काफी ध्यान से आप पढ़िए और पढ़ने के साथ इमेजिनेशन भी करिए कि वायर है, यहाँ पर हमने नीडल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू को हम लगातार उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, और तो इंक्रीज करने से उस कंपास के नीडल पर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। फिर रीजन और एसर्शन को काफी ध्यान से देखिए कि उसके लिए रीजन क्या दिया गया है। अगर आप इस आंसर इसका देखेंगे तो A is false but R is true। Why the assertion is false? Because increasing current increases magnetic field,
सो डिफ्लेक्शन शुड इंक्रीज नॉट डिक्रीज। उसमें कह रहा है, मान लीजिए आपने वायर लिया, यहाँ पर आपकी नीडल रखी हुई है और आपने जो आई की वैल्यू उसको इंक्रीज किया, लेकिन ये स्टेबल है एक तरीके से, ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन नहीं आ रही है, जबकि ये गलत है, ये फ्लक्चुएट करने लगेगा ना, तो डिफ्लेक्शन इसमें ज़्यादा होगा, इसीलिए पहला तो गलत है, लेकिन आर आपका सही है। रीज़न क्या दिया था? द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर increases on increasing the current. So therefore reason is correct but assertion is not correct. यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑरेस्टेड, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अकॉर्डिंग टू ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट एंड एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, तो ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? आपके मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के है। सो व्हेन द करंट इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड नियर द कंडक्टर बिकम्स स्ट्रॉन्गर। वो डिक्रीज नहीं होगा, वो इंक्रीज होता चला जाएगा, इसीलिए असर्शन आपका गलत था। नेक्स्ट, और यहाँ पर कंक्लूजन भी दिया गया है, इंक्रीजिंग करंट stronger magnetic field near the conductor. This is why assertion reason questions the statement is often used as correct answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बायोडिग्रेडेबल से आपका रिलेटेड है। assertion दिया है कि बायोडिग्रेडेबल substances result in the formation of compost and natural replacement. Reason, it is due to breakdown of complex inorganic substances into simple organic substance. बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपको सब्सटेंस दिया रहता है उसको आप ब्रोक डाउन करोगे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल ऑर्गेनिक की तरफ ले जा पाओगे, इसीलिए असर्शन आपका सही है। और रीजन में क्या दिया गया था? इट इज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देख पा रहे हो। Biodegradable waste includes any organic matter in waste which can be broken down into carbon dioxide, water, methane, methane का फॉर्मूला CH4 एग्जाम में पूछता है, कंपोस्ट, ह्यूमस, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इसको आपका डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेंडेलीव के टेबल से रिलेटेड है। मेंडेलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म बाय एलिमेंट्स विथ oxygen and hydrogen in his periodic table. Reason, hydrogen and oxygen are very reactive and form compounds with most elements. हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा आपके रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये ज्यादातर एलिमेंट के साथ जो है कंपाउंड आपके बना लेते हैं। रीजन ये दिया गया है। और असर्शन में इन्होंने कह दिया है कि मेंडेलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स, जिसको एलिमेंट से बनाया जाता है, उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पीरियोडिक टेबल से। तो अगर आप इस सिंपल से क्वेश्चन को देखोगे और जो असर्शन रीजन के आपके ऑप्शन थे उसमें से पहला आपका सही रहेगा। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को सही तरीके से बताता है। ठीक है, मोस्ट एलिमेंट्स फ्रॉम ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, सो मेंडेलीव यूज देम फॉर क्लासिफिकेशन। और मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल आपके एग्जाम में बनाने को आएगी, इसीलिए इसको आप सभी देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, इनके की फीचर्स देखिएगा। पीरियोडिक लॉ, मेंडेलीव लॉ स्टेटेड दैट एलिमेंट प्रॉपर्टीज आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, उन्होंने मास को लिया हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन, एलिमेंट्स वर अरेंज इन रोज दैट इज द पीरियड्स एंड कॉलम्स दैट इज द ग्रुप्स, ग्रुपिंग एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल बिहेवियर। गैप एंड प्रेडिक्शंस, ही इज इंटेंशनली लेफ्ट स्पेसेस प्रिडिक्टिंग एलिमेंट्स लाइक alkyl that is the gallium and the germanium, whose later discovery validated his table. Atomic weight correction, he identified and corrected errors in the accepted atomic weights of some elements. ठीक है, जहां जहां इनको स्पेस मिल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, वो छोड़ते जा रहे थे, और जो मॉडर्न आपकी एटॉमिक टेबल आई है वो इन्हीं से सीख कर जो है उसको मॉडर्न एटॉमिक टेबल को आपका 118 एलिमेंट्स को फिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइसोटोप आइसोबार से रिलेटेड है। आइसोटोप्स आर प्लेस्ड टुगेदर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। रीजन है आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट आर द आइसोटोप्स एंड द आइसोबार, क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द आइसोटोप एंड द आइसोबार। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे
तो यहाँ पर आपको दोनों ही सही मिलेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विच इज सेम फॉर आइसोटोप्स। अब यहाँ पर आप सभी एलिमेंट्स की टेबल को देख लीजिए और मैं आपको बताऊंगा आइसोटोप और आइसोबार के बारे में। सो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विथ आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास आपके डिफरेंट हो तो उसको हम आइसोटोप कहेंगे। और वाइसे वर्सा, जिसके एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट हो तो उसको हम आइसोबार कहा करते हैं। और यहां पर आप आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion magnesium belongs to third period of modern periodic table. Reason, the valence electrons of magnesium is 2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बताई है, दिखाई भी थी और मेरे ख्याल से आपने क्लास 9th में 10th में उसको काफी अच्छे से पढ़ा होगा, याद किया होगा, और याद नहीं है तो उसको आप याद करना शुरू कर दीजिए। मैग्नीशियम जो एलिमेंट टेबल है उसमें थर्ड पीरियड में बिलोंग करती है ना, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 2 है। तो मैग्नीशियम को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसको हम कैसे कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वैकेंसी में 282 कहेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसका 2 आ ही रहा है, +2 में आ रहा है। तो इसी तरीके से आपका ऑप्शन बी सही है, लेकिन आर ए का जो है सही रीजन नहीं दे पा रहा है। सो पीरियड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑप्शन 3 नॉट ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड द ग्रुप नॉट द पीरियड। अब यहां पर आप मैग्नीशियम देखिए, ये देखिए ये 12 है, ठीक है, और यहां पर आपको जो है इसका पीरियड ग्रुप देखने को मिलेगा। समझ में आया? इसीलिए इस टेबल को रिवाइज करना, लर्न करना, अंडरस्टैंड करना बड़ा ही जरूरी है। तो ये थे आज के इस क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, बोर्ड एग्जाम क्लासेस से जुड़ें। अगर आपको ई लर्निंग मोड पर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं दिव्यांशु पांडे 000@gmail.com पर के हमारे ईमेल एड्रेस पर आप मैसेज करके बैच में इनरोल हो सकते हैं, जहां पर जो 45 डेज के हमारे न्यू बैच हैं उसमें आप इनरोल होकर अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। विश यू ऑल द बेस्ट।